Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from The Hindu newspaper, and they are going to help you in both prelims and mains. So आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article is Lok Sabha passes Waqf bill after a long debate. इस बार बिल के पासिंग में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होते हुए हमें दिखा है. लॉन्ग डिबेट्स चली हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी बिल रेफर किया गया है, एंड ये बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहां पर फॉलो किया गया था. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वक्फ बिल. इसको समझने से पहले वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट द मुस्लिम लॉ, राइट. तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक मुस्लिम को अपने एनुअल इनकम के 2.5% हिस्से को चैरिटी में देना पड़ता है, दान करना पड़ता है फॉर दी नीडी. डायरेक्टली वो जब नीडी लोगों को या कोई भी जब होमलेस पर्सन है या भूखा आदमी है कोई भी, जब भी उसको अगर वो अपनी 2.5% ऑफ दी एनुअल इनकम का हिस्सा डोनेट करता है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, दैट इज ज़कात, राइट. अगर डायरेक्टली आप दे रहे हो तो वो ज़कात है, लेकिन ओवर द टाइम ये देखा गया कि इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली टू द नीडी यू कैन गिव डायरेक्टली टू अल्लाह, एंड अल्लाह कैन सी और कैन जज कि किसको कितना देना है, राइट. तो जब आप डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द नीडी, जब डायरेक्टली अल्लाह को प्रॉपर्टी डोनेट कर दी जाती है या मनी डोनेट कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वक्फ. सो ज़कात इज डायरेक्टली गिविंग टू द नीडी एंड वक्फ इज डायरेक्टली गिविंग टू द अल्लाह, राइट. एंड इसी बात पर अब जब विद टाइम क्या है, प्रॉपर्टी इंक्रीज होती गई, विद टाइम मनी इंक्रीज होता गया, तो उसमें करप्शन या उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, करप्शन ना हो, इसके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया. एंड इट हैज बीन कंटिन्यूइंग सिंस एंशिएंट सिंस मिडिवल टाइम्स, एंड उसके बाद फिर ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम ऑल्सो दिस वक्फ बोर्ड वॉज क्रिएटेड, एंड उसके बाद डिफरेंट इसमें लॉज लगाए गए हैं. अभी हमारे लिए डिस्कशन का मुद्दा है दिस बिल. इसमें क्या चेंजेस आए हैं, इसमें क्या अब एडिशंस किए गए हैं. सबसे पहले यहां पर आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा दो वर्ड्स हैं, दैट इज मुतवल्ली एंड वाकिफ. मुतवल्ली कौन है? जो मैनेजर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एंड वाकिफ कौन होगा? जो वक्फ करेगा, जो डोनेट करेगा डायरेक्टली टू अल्लाह. तो दो वर्ड्स यहां पे इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली यूपीएससी आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि मुतवल्ली एंड वाकिफ क्या है. मुतवल्ली क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वक्फ, एंड वाकिफ कौन है? जो डोनेट करता है, राइट. यू कैन बी अ डोनर जब आप डोनेट करोगे. तो ये बोला गया है इस बिल के अकॉर्डिंग कि ये दोनों लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो सकते हैं. वक्फ में नॉन मुस्लिम आप डोनेट नहीं कर सकते हैं. प्लस नॉन मुस्लिम्स का एडिशन कहां हुआ है? काउंसिल या बोर्ड में ही वो मेंबर्स बन सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन जब संभालना होगा तो उसमें नॉन मुस्लिम्स आ सकते हैं. और ये भी बोला गया है कि ये इंश्योर करना है कि जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया, जिस पर्पस के लिए चैरिटी की गई, उसी पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है या नहीं, ये भी इंश्योर करना है वक्फ बोर्ड या फिर काउंसिल को. ये कुछ चेंजेस यहां पर हमें देखने को मिले हैं. तो ये बोला गया कि भाई अभी भी इसमें अपोजिशन बोल रहा है कि आप इंटरवेंशन कर रहे हो, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है. बट यहां पर सरकार की तरफ से क्या बोला गया कि वक्फ या फिर चैरिटेबल एंडोमेंट्स जो हम दान कर रहे हैं वो चैरिटेबल, वो रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो रिलीजन में आएगा. लेकिन जो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट, जो वक्फ बोर्ड है, वो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हम मानते, वो इंक्लूड नहीं होता है. ओनली दी डोनेशंस दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दी रिलीजियस एस्पेक्ट्स. उसके बाद आप जो ये वक्फ बोर्ड है वो रिलीजियस काउंसिल रिलीजियस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वक्फ ही रिलीजियस है, राइट. ये इस आर्टिकल में यहां पर हमें देखने को मिलता है. फिर बाद में इन्होंने यहां पर जो मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई उन्होंने बोला हुआ है कि पहले भी ये पार्लियामेंट है ना, और यहां पर बोला है, अपोजिशन बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते ये लो, तो अपोजिशन को बोला है कि ये पार्लियामेंट का लो है, कोई मेरा तो लो है नहीं, पार्लियामेंट का लो है, तो बाइंडिंग तो सब पर ही होगा, चाहे आप माने चाहे ना माने. एंड देन उसके बाद यहां पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इससे पहले जब हमने रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी इन दी फॉर्म ऑफ CAA, तो उसमें भी बहुत ये मुद्दा उठाया गया था कि जो मुस्लिम्स है वो अपनी सिटीजनशिप खो देंगे. तो इन्होंने यही बोला है, यही क्लेम किया है कि हमें एक नाम दिखा दो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं जिनकी सिटीजनशिप इसकी वजह से गई हो, राइट. तो ये सब यहां पर हमें देखने को मिल रहा है. ये आर्टिकल अभी आगे आने वाले समय में इसके ऊपर डिबेट्स होंगी, जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा, एंड सेक्युलरिज्म पे जो आर्टिकल्स हैं वो आएंगे. तो लेटर ऑन इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं देखने को मिलेगा. अभी तो बिल राज्यसभा में भी जाना है, देन प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाना है, तब जाके ये एक्ट बनेगा. सो अभी इसमें एक लंबा प्रोसेस बाकी है. फॉर यू व्हाट
व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वक्फ क्या है, ज़कात क्या है, मुतवल्ली क्या है, वाकिफ क्या है, दीज वर्ड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड क्या इसमें एडिशन करने की कोशिश की जा रही है, राइट। एंड जो लोकसभा में जो ये बिल पास हुआ है इसमें और क्या एडिशंस की गई हैं कि जो बोर्ड है, जो काउंसिल है, अब उसमें 3 मेंबर्स होंगे विच विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें क्या होगा, 2 मेंबर होंगे लोकसभा से और 1 मेंबर होगा राज्यसभा से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो ये मेंबर्स हैं ये नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, राइट। फिर एक सीईओ का भी अपॉइंटमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ नॉन मुस्लिम, राइट। देन इसके बाद जो स्टेट वक्फ बोर्ड हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए स्टेट वक्फ बोर्ड के। एंड ट्रिब्यूनल्स में भी चेंज किया गया है, ट्रिब्यूनल्स में अब 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स में आएंगे डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा, राइट, एंड एक यहां पर हो जाएगा जॉइंट सेक्रेटरी एंड साथ में एक एमिनेंट पर्सनालिटी होगा जिसको इस्लामिक लॉ का एक्सपर्टीज हम कह सकते हैं, उनको एक्सपर्टीज है, तो उन तीनों को यहां पर ट्रिब्यूनल्स में माना जाएगा। इससे पहले जो ट्रिब्यूनल्स के जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके जो डिसीजंस थे वो बाइंडिंग होते थे और वो फाइनल होते थे, लेकिन अब यहां पर क्या कर दिया है कि जो ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस हैं दे आर नॉट फाइनल एंड बाइंडिंग, दे कैन बी सेंट टू द हाई कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू। सो ये कुछ चेंजेस इसमें हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कहां से पूछा जाएगा, इन्हीं एस्पेक्ट से कि मुतवल्ली क्या है, ज़कात क्या है। अभी जब तक फाइनल एक्ट नहीं पास होती है तब तक यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्लस ये भी पूछा जा सकता है फ्रॉम प्लस जो आर्टिकल नंबर 25 to 28 है वहां से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि जो चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन सी लिस्ट में फॉल करते हैं, राइट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, तो वो कंकरेंट लिस्ट में फॉल करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस आर्टिकल, राइट। अभी आगे बहुत बार बार इसमें आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। Let's move on to the next article now, that is also related to your GS paper 2. This article is also related to GS paper 2. I hope I'm clear about that. And next article, that is speaker cannot be indecisive on pleas over defection, says Supreme Court. वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज योर पार्ट ऑफ योर पॉलिटी GS2 में जब आप पढ़ते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अब एंटी डिफेक्शन कब बोला जाता है कि जब किसी पार्टी की टिकट से किसी मेंबर ने, MLA भी हो सकता है, MP भी हो सकता है, तो किसी भी मेंबर ने चुनाव जीत लिया है, लेकिन आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं। वॉलंटरी जब रिजाइन होता है तो वो जो डिसीजन है तो वॉलंटरी रेजिग्नेशन अगर सबमिट कर दिया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ द हाउस, राइट। तो अब जो ये डिस्क्वालिफिकेशन का फाइनल डिसीजन है दैट इज लेफ्ट विद द स्पीकर। अब ये स्पीकर के पास है फाइनल डिसीजन। तो इस आर्टिकल में डिस्कस यही किया गया है कि जब आपको यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर फैसले लेने हैं, स्पीकर को जब भी फैसले लेने हैं तो वो इनडिसाइसिव क्यों बिहेव कर रहे हैं, राइट। इनडिसाइसिव एज इन कि वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वो महीनों तक उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या उस पर अपना फाइनल डिसीजन नहीं सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास यहां पर एक इंपॉर्टेंट पावर है जिसमें बोला गया है, अगर 1992 किल्होटो होलोहन जो केस है तो उसमें ये बोला गया था कि जो भी यहां पर स्पीकर का डिसीजन होगा दैट कैन बी सीन, दैट इज नॉट फाइनल एंड बाइंडिंग एंड इट कैन गो फॉर जुडिशियल रिव्यू। लेकिन स्टिल यहां पर अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमी हमें देखने को मिल रही है या उस लॉ के जो केस के हिसाब से जो हमें कमी देखने को मिल रही है दैट इज कि इसमें कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है कि आपने जी 4 हफ्ते में या 5 हफ्ते में 6 हफ्ते में ये सॉल्व करके देना है। सॉल्व एज इन ये आपने अपना डिसीजन सुनाना है, आइदर यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, आप अपनी तरफ से फाइनल इसको बता दो, राइट। तो ये अभी तक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में कि जो स्पीकर डिसीजन लेता है फाइनल एंड बाइंडिंग है एंड स्पीकर हैज टू गिव इट्स डिसीजन इन 6 months या 6 weeks, क्या ऐसा कभी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है? नो। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर एस्पेक्ट आपके साथ इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पीकर कैन नॉट बी इंडिसाइसिव, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है। तो अभी इससे पहले भी 2014 में भी ये तेलंगाना
तेलंगाना जो कोर्ट का ही डिस्कशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तेलंगाना स्टेट से ही ये इशू आया है। पिछली बार भी 2014 में भी देखने को मिला था, उसमें भी यही केस आया था कि जो स्पीकर है वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो वहां पर हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज डिसीजन अभी लिया नहीं गया है, आई कैन जस्ट डू जुडिशियल रिव्यू दे सकते हैं हम, जुडिशियल अभी इससे पहले कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इससे क्या होगा, फिर जो फेडरलिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसमें भी हमें इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, एंड जुडिशरी कैन नॉट ओवर रीच द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव्स, राइट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आया है, अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि योर इनडिसिसिवनेस कैन नॉट वर्क, एंड आपको 2-4 हफ्ते में ये दे देना है डिसीजन, राइट। तो यहां पर ये भी केस आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बता सकता है, जुडिशरी कैसे बता सकती है कितने समय में आपने डिसीजन लेना है, कितने समय में नहीं लेना है। तो अब इस केस को जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है स्पीकर को कि हम पावरलेस होके थोड़ी ना बैठे रहेंगे कि हम वेट करते रहेंगे कि कब आप डिसीजन सुनाएंगे तब हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, तो हम पावरलेस नहीं है, कीप इन माइंड, एंड यू शुड गिव योर डिसीजन विद इन अ स्पेसिफाइड स्टिपुलेटेड स्पैन ऑफ टाइम, राइट। और इसके बाद यहां पर एक ये इंटरेस्टिंग बात भी हमें देखने को मिली है कि जो यहां पर ये टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया गया है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये बोल रहा है तो इसको हम एक टर्म दे सकते हैं, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट। जुडिशियल रिव्यू अलग टर्म है कि जब डिसीजन ले लिया गया है, जब फैसला ले लिया गया है या कोई लॉ बना दिया गया है, तब अगर उसको रिव्यू करे, तब उसके जांच पड़ताल कर रहे हैं तो उसको जुडिशियल रिव्यू बोलेंगे, लेकिन यहां पर डिसीजन लेने से पहले भी अगर जुडिशियरी इंटरवीन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें यूज कर सकते हैं, राइट। इससे पहले भी बहुत बार देखा गया है कि मान लो यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि पहले 1 साल में मान लो आपने जुडिशियल एक्टिविज्म जो पहले 1 साल में उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है, क्या अगले 4 साल तक हम वेट ही करते रहेंगे? क्योंकि इसमें स्पीकर की जो नॉन पार्टिजन अप्रोच है वो नहीं देखने को मिलती। ऑब्वियस है बिकॉज द स्पीकर इज ऑल्सो मेजरली मोस्टली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, एंड रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वो नहीं जाते हैं, और इसमें उनकी पार्टिजन अप्रोच देखने को मिलती है, पार्शियलिटी देखने को मिलती है। तो बिकॉज ऑफ दैट 4 साल तक हम इंतजार नहीं करेंगे कि 1 साल में अभी तक उनका अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एस्पेक्ट है, मणिपुर का ये केस है, तो जब वहां पर एमपी का जो डिस्क्वालिफिकेशन था, एमएलए का जो डिस्क्वालिफिकेशन था, उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था स्पीकर की तरफ से, तो यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था कि यूजिंग द आर्टिकल 142 उसमें बोला गया था कि टू सर्व द कंप्लीट जस्टिस, टू सर्व द कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल का यूज करते हुए उन्होंने बोला था दैट यू आर नो मोर अ मिनिस्टर, ठीक है। तो अब ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी जुडिशियल एक्टिविज्म में आपको देखने को मिलती हैं, सो कीप इन माइंड दिस आर्टिकल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, अगेन वक्फ पे ही आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। Just a second. Yes. This article is important. बिम्स्टेक के यहाँ पर जिक्र किया गया है। अभी तो ये मीटिंग होनी है बैंकॉक में, बिम्स्टेक की 6th मीटिंग होनी है। 5th मीटिंग हुई थी श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में, एंड अभी 6th मीटिंग अभी होने वाली है। तो इसका एक अब की बार जो थीम रहेगा दैट विल बी प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड अब बिम्स्टेक के बारे में अगर हम जिक्र करना चाहें तो ये बनाई कब गई थी, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन में 1997 में इसको बनाया गया था, एंड तब ये बिस्टेक के नाम से थी, ठीक है। बिस्टेक का मतलब तब क्या होता था, दैट इज बांग्लादेश, इट इज इंडिया, इट इज श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, राइट, इसका नाम ये था। फिर म्यांमार ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1997 ज्वाइन कर लिया था, फिर इसका नाम पड़ गया था बिम्स्टेक, दैट इज एम फॉर म्यांमार। लेकिन 2004 में नेपाल और भूटान ने भी बिम्स्टेक को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद इसका नाम चेंज होके पड़ गया था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिम्स्टेक के बारे में कि इसका जो जर्नी रही है उसमें बिम्स्टेक की सबसे पहले बिस्टेक
स्टेक बना था, देन बिम्स्टेक बना था, एंड देन उसके बाद जब इसमें ज्वाइन हुआ बांग्लादेश भूटान एंड नेपाल, तो उसका नाम भी चेंज कर दिया गया था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है साथ में अभी जो मीटिंग होनी है इसमें क्या चेंजेस हैं। तो इसकी एक ये इशू भी है बिम्स्टेक का कि बहुत लंबे समय तक इसको निग्लेक्ट किया गया है, जो हर 2 साल में सबमिट होनी चाहिए लीडर्स लेवल पर, तो वो भी नहीं होती है। साथ में हर साल मिनिस्टर लेवल पर भी एक मीटिंग होनी चाहिए, वो भी अब डिले होती है। तो इसकी वजह से जो इरेगुलरिटी है समिट्स में, इरेगुलरिटी है मीटिंग्स में, एंड ऑल्सो इन दी प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो डिले देखने को मिलता है, वो इश्यूज हैं जिनको सॉल्व किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर अभी बात होनी चाहिए। साथ में सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्यों है, बिकॉज इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट ये क्यों है, बिकॉज इंडिया हैज 2 पॉलिसीज, मेजर पॉलिसीज, दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जो हम बात कर रहे हैं, ये दोनों पॉलिसीज को ये बखूबी निभाता है। बिम्स्टेक के अगर हम ध्यान दें, अगर इसकी डेवलपमेंट पे ध्यान दें, अगर हम रेगुलर समिट्स करें, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस को ध्यान दें, तो इसकी वजह से ये हेल्प हमें मिल सकती है, एंड वी कैन फॉलो द पॉलिसी ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट। देन साथ में हमें ये भी देखने को मिलता है इसमें कि जो बिम्स्टेक है उसमें इकोनॉमिक ट्रेड डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। साथ में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है इंडिया की, वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आ सकती हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि हम ईस्ट की बात करें तो जैसे कालादान प्रोजेक्ट है, ठीक है, BBIN है, इनिशिएटिव्स हैं, इन सब में हमें हेल्प यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अभी तो ये मीटिंग होनी है, उसके बाद देखेंगे कोई डिक्लेरेशन साइन होती है या कोई मेजर इशू यहाँ पर डिस्कस किया जाता है या नहीं। अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसका क्रिएशन हुआ था, कहाँ बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट ये पहले बिस्टेक देन बिम्स्टेक की तरह से स्टार्ट हुआ था। 2004 में नेपाल और भूटान ने इसको ज्वाइन किया था, एंड नाउ इट इज गोइंग अंडर दी 6th समिट। अभी जो होने वाली है वो 6th समिट है। लास्ट समिट कहां हुई थी? इस साल समिट होनी है बैंकॉक में। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर करंट अफेयर्स, राइट। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। See again here वक्फ अपोजिशन देखने को मिल रहे हैं हमें। There will be many articles in the upcoming days. Okay. This is also very interesting article. Ensure education, hygiene, healthcare in rural areas, say Supreme Court. तो यहाँ पर एक NGO की तरफ से, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, दैट इज यहाँ पे आपको दी हुई मंडोना रूरल डेवलपमेंटल फाउंडेशन है, तो उनकी तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई दैट वी वांट कि हर एक गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बोला कि आपका जो एफर्ट है या आपकी जो थॉट है, दैट इज लॉडेबल, दैट इज नाइस, अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचते हो, लेकिन हमने कभी किसी को भूखे पेट लाइब्रेरी में पढ़ते नहीं देखा है, राइट। तो जो मेजर इश्यूज अभी पहले हैं गांव में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो है हाइजीन के, वो है हेल्थ के, वो है सैनिटेशन के, एंड वो है हेल्थ एजुकेशन के। एजुकेशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर रूरल एरियाज में, कि पहले इन पे ध्यान देना चाहिए, एंड जो गवर्नमेंट्स हैं उनको लगभग 10 to 15% अपना बजट एलोकेशन स्पेशली फॉर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रखना चाहिए, एंड देन वी कैन फोकस ऑन दी लाइब्रेरीज। बिकॉज क्या है, अभी तो ई लाइब्रेरीज का भी कंसेप्ट हम देख सकते हैं, तो आप ई लाइब्रेरीज के साथ साथ आप जो इसमें यूज कर सकते हो वो है एजुकेशन, हाइजीन और हेल्थ केयर पे ध्यान दे सकते हो। बिकॉज जो हमारा कल्चर है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें हमें जो विलेज रूरल इकोनॉमी है उसको अपहोल्ड करने की जरूरत है। साथ में यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि अगर आपको पढ़ाई, एजुकेशन, लाइब्रेरीज करनी है तो उसमें आप CSR को यूज कर सकते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिसमें आप ई लाइब्रेरीज को लगा सकते हो। जो यहाँ पर है कि प्रायोरिटीज डिफरेंट होनी चाहिए, जो पहले बेसिक नीड्स हैं जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, उनको पूरा किया जाना चाहिए, एंड देन वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। जस्ट अ सेकेंड। Yes, important article है, India's critical efforts to tackle air pollution on could worsen the warming। यहाँ पर 2 important aspect है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है एरोसोल्स एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर। व्हाट इज द इशू हियर कि जब से कोशिश की जा रही है क्लीनिंग अप द एयर, ठीक है, क्लीनिंग अप ऑफ द एयर, दैट इज पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, तब से जो अर्बन हीट है या इन जनरल जो हीट है वो बढ़ी है। तो उसका रीजन क्या है? हम तो सफाई कर रहे हैं, हम तो एयर पोल्यूशन को कम कर रहे हैं, एंड उसकी
वजह से क्या है, हीटिंग बढ़ रही है, अर्बन हीट बढ़ रही है. व्हाट इज द रीजन हियर? तो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं और एरोसोल में यहाँ पे एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है इस आर्टिकल में. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. रिसेंट स्टडीज की तरफ से मिला है कि ग्रीन हाउस गैसेज वर्सेज एरोसोल. ग्रीन हाउस गैसेज GHG जस्ट लाइक मीथेन है, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, जस्ट लाइक CFCs हैं, HFCs हैं, राइट. तो इनका काम क्या है, ये क्या करती हैं, हीट को ट्रैप करके रखती हैं, राइट. लेकिन जो एरोसोल्स हैं वो क्या करते हैं, एरोसोल के जो पार्टिकल्स हैं वो सनलाइट को स्कैटर करते हैं एंड इसकी वजह से हीट डायरेक्टली ग्राउंड को हीट अप, इसकी वजह से जो सन की हीट है वो डायरेक्टली ग्राउंड को वार्म नहीं करती है, उसको स्कैटर कर देती है और उसकी वजह से क्या है, एक कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, उस गर्मी को पकड़ के बैठ जाती हैं और उसकी वजह से हीटिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट होता है, ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है. ऑल्सो इसका इंपैक्ट हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे, वाटर साइकिल पर भी देखने को मिलता है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन. तो थर्मल पावर की अगर हम बात करें, थर्मल पावर ये एरोसोल कहां से जनरेट होते हैं, ज्यादातर जो एरोसोल्स है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से जनरेट होते हैं एंड ज्यादातर तो जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, जो कि आज भी ज्यादातर 70% बर्निंग ऑफ द कोल से हो रहा है, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है सबसे ज्यादा एंड ऑल्सो व्हीकुलर एमिशन जिसमें नाइट्रेट्स एंड सल्फर्स दोनों होते हैं. तो उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है, जस्ट अ सेकेंड, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सल्फर रिलीज होता है एंड दीज आर दी एरोसोल्स, राइट. तो एरोसोल और रेन का भी यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. तो एरोसोल और रेन कैसे रिलेटेड हैं? एरोसोल और रेन इस तरीके से रिलेटेड हैं कि जब कूलिंग इंपैक्ट आता है, ज़्यादातर ये नॉर्थ में देखा, हालांकि जो एरोसोल का इंपैक्ट है टेम्परेचर पे वो भी रीजनल है कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, कितना यहाँ पर एरोसोल रिलीज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये दोनों पे डिपेंड करता है. जो एरोसोल है, जैसे नॉर्थ में टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा है, लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिला, कम हुआ एरोसोल की वजह से. साउथ में सिर्फ 0.3 डिग्री सेल्सियस ही देखने को मिला. लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें रेन के साथ इसका रिलेशन, तो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मतलब जितना ज़्यादा एरोसोल्स होंगे उतनी ही कम रेनफॉल हमें देखने को मिली है, इंपैक्ट देखने को मिलता है. ये इसी तरीके से है कि जब चाइना कोशिश करता है एरोसोल को कम करने की, रिलीज मतलब उसका जो रिलीज है वो कम करने की कोशिश करता है, एयर को क्लीन अप करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है कि जो यूएसए का वेस्टर्न कोस्ट है, पैसिफिक का जो कोस्ट है, वहां पर अर्बन हीट देखने को मिलती है जो कि बियरेबल भी नहीं होती. इतनी ज्यादा हीट वेव्स वहां पर देखने को मिलती हैं. दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लीनिंग अप ऑफ द एयर बाय चाइना, क्योंकि एरोसोल्स जब आप रिमूव करते हो एयर से, तो लेकिन आपने ग्रीन हाउस गैसेस को तो रोका नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस तो रिलीज हो ही रही हैं, लेकिन एरोसोल्स को कम कर दिया, जिसके जैसे क्या है, कूलिंग इंपैक्ट कम हो गया. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप एरोसोल्स को पंप करना शुरू कर दो कि कूलिंग हो जाए एनवायरमेंट में. नो. हाउ इट कैन बी अप्रोच, दिस इशू कैन बी सॉल्व, किसमें एक कोलैबोरेटिव अप्रोच हमें देखने को मिलेगी कि ग्रीन हाउस, जब भी आप एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम कीजिए, साथ में एरोसोल्स को भी कम कीजिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एरोसोल्स को क्लीन कर दोगे लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस तो उतनी है, तो ऑब्वियस है कि जो हीट है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी एंड हीट वेव्स देखने को मिलेंगी. साथ में जो ये हीट वेव का एक्शन है, ये सबसे ज्यादा हमें वल्नरेबल सेक्शंस पे देखने को मिलता है. वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन्हीं के ऊपर होता है. तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच यहाँ पर एक्सपेक्टेड है. साथ में क्लीनिंग द एयर माइट एक्सेलरेट ऑनगोइंग वार्मिंग बाय अनमास्किंग द ग्रीन हाउस गैस इंड्यूस्ड वार्मिंग. इट कुड बी बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड रेनफॉल ओवर इंडिया. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि जो एयर को आप क्लीन कर रहे हो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप जो एयर पोल्यूशन है उसको कम डील कर सकते हो, लेकिन इसकी वजह से क्या है, एयर जो रेनफॉल है वो भी ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है. एक्सेलरेट ऑनगोइंग वार्मिंग, जो क्लीनिंग दो एयर है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेनफॉल के साथ भी इसका लिंक है. तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस को आप रिमूव करना चाह रहे हो एरोसोल के साथ, उसको रिमूव कीजिए, अदरवाइज हीट वेव्स के एस्पेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. एंड अभी समर्स भी आ गई हैं, तो इसमें अभी फिर से अगर एरोसोल्स को ही क्लीन करते रहे लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस को कम नहीं किया, तो एक बहुत ज्यादा हीट वेव का जो सफरिंग है वो देखने को मिल सकती है इन द नियर फ्यूचर, राइट. सो दैट्स ऑल for today's discussion. Like the video, share the video, subscribe the channel, and keep reading the newspaper, keep watching the videos. Thank you and have a nice day.